गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। क्लास नंबर 9 है साहब अपनी, और ये अपन जीएस पेपर 5 का पीसीएस मेंस का पढ़ रहे थे। क्लास नंबर 9 में आज अपन ने प्रश्न नंबर 28 लिया है। कल यहाँ तक अपन प्रश्न नंबर 27 तक कर चुके थे, यूपी में नागरिक विद्रोह। आज 27 के बाद आएगा 28 साहब। पहला सवाल आज अपने लिया है, यूपी में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में हुए उसके बारे में टिप्पणी करिए, उसके संबंध में चर्चा करिए, कुछ भी लिखिए, यही आंसर घुसेड़ देना साहब, ठीक है। तो आप इसमें इंट्रो में तो लिख ही दोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साहब स्थापना 1985 में, सॉरी 1985 में 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। इसका पहला अधिवेशन तो मुंबई में हुआ था। ये तो सब आप लिख ही दोगे। मेन बात अपन करेंगे अब कांग्रेस के जो अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए, ठीक है साहब। तो चौथा अधिवेशन जो है वो अपना इलाहाबाद में हुआ था, याद ही होगा आप लोगों को। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में ही इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो अपन शुरू करते हैं कथा, ठीक है। यूपी में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, तो इस तरीके से लिखते चले जाओ आप ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे प्रयागराज, ठीक साहब। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो प्रयागराज में अधिवेशन, प्रयागराज में हुए अधिवेशन, सॉरी प्रयागराज में हुए अधिवेशन, इस शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब आप ये इसमें ही कथा लिख दो कि साहब एक जो हुआ था वो हुआ था चौथा, चतुर्थ अधिवेशन, ठीक। चतुर्थ अधिवेशन कब हुआ? चतुर्थ अधिवेशन 1888 में हुआ कि नहीं हुआ? और इसके अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा सा आप हल्की डिटेल लिख दो। अध्यक्ष कौन रहे थे इसके? जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, इस तरीके से लिख दो आप, ठीक साहब। ऐसे इलाहाबाद में कौन सा हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था देखो आप क्रम नहीं लिखना है आपको इसमें। तो ये चौथा अधिवेशन क्योंकि फेमस है इसलिए लिख दिया, नहीं तो हर एक का क्रम नहीं लिखना। फिर आप लिख दोगे 1892 में जो अधिवेशन हुआ था, 1892 अधिवेशन, ये भी आपका इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भी आपने लिख दिया। अब देखो एक और हुआ है 1910 का, 1910 का अधिवेशन, ये कहाँ हुआ? ये भी इलाहाबाद में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी लिख दो आप। इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न, ठीक है। इस तरीके से विलियम वेडरबर्न भी आपने देख लिया। तो प्रयागराज में 3 अधिवेशन हुए कुल मिला के। एक हुआ 1888 वाला जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, एक हुआ 1892 वाला जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे, एक हुआ 1910 वाला जिसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। अब ऐसे ही आपने इलाहाबाद देख लिया। अब अपन लखनऊ देख लेते हैं साहब। लखनऊ में हुए अधिवेशन, लखनऊ में हुए अधिवेशन, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 9 अधिवेशन हुए हैं। 3 हुए हैं लखनऊ में, 3 हुए हैं इलाहाबाद में, मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको। अब लखनऊ का भी आप लिख दो कि लखनऊ में साहब एक अधिवेशन कब हुआ? 1899, 1899 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ है। इसके अध्यक्ष लिख सकते हो आप। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके हैं रमेश चंद्र दत्त। अध्यक्ष कौन है इसके? रमेश चंद्र दत्त, ये हो गए। 1899 के अध्यक्ष कौन हो गए? रमेश चंद्र दत्त। अगर आपको इनके बारे में कुछ डिटेल पता है, जैसे इसका अधिवेशन ये फेमस था 1899 वाला क्योंकि कांग्रेस का संविधान स्वीकारा गया था, कांग्रेस का संविधान स्वीकारा, ठीक है। तो इस वाले अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान स्वीकृत किया गया था। अगर आपको डिटेल पता है तो लिख सकते हो। इसी तरह देखो 1916 का अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था जो बहुत फेमस है। 1916 का अधिवेशन तो बहुत फेमस है। 1916 के अधिवेशन में क्योंकि समझौता हुआ था ना कांग्रेस और लीग का, नरम दल गरम दल का, इसलिए फेमस है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने सब आपको याद कराए थे कि मजबूत आदमी चाहिए, तो अंबिका चरण मजूमदार, मजबूत आदमी से याद कराया था। आपने मेरे वीडियो देखा होगा कांग्रेस वाला तो आपको पता होगा। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता इसी अधिवेशन का परिणाम है। और क्या हुआ था इस अधिवेशन में फेमस? तो इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में भी समझौता हुआ था। नरम दल व गरम दल आपस में विलय हो गए थे 1907 में। यार सूरत वाला याद है आपको? सूरत में तो ये टूटा था, सूरत में तो विभाजन हुआ था। और
1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था, जबकि 1916 के लखनऊ वाले अधिवेशन में ये आपस में मिल गए थे। ठीक है, ये तो आपको सबको नॉर्मल चीज़ पता होगी। तो अपन ने देखो ये भी देख लिया। इस तरह से अभी आपने लखनऊ के 2 देख लिए, 1899 वाला, 1916 वाला। एक और हुआ है लखनऊ में साहब, और वो कौन सा है? वो है 1936 का अधिवेशन। 1936 का अधिवेशन भी लखनऊ में ही हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष आपको पता होगा कौन है। 1936 के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसी वाले अधिवेशन में मैंने आपको कराया कांग्रेस वाले पार्ट में कि जो मुख्य लक्ष्य बनाया गया था कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य बनाया गया था, वो बनाया गया था समाजवाद। समाजवाद को लक्ष्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, ठीक सा मुख्य लक्ष्य समाजवाद को बनाने का प्रयास किया गया था इसी वाले अधिवेशन में। तो इस तरह से आपने लखनऊ के तीनों देख लिए साहब। कौन कौन से? 1899 वाला, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे, कांग्रेस का संविधान इसमें स्वीकार किया गया। फिर 1916 वाला, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौता हुआ, नरम और गलम दल का विलय हो गया। किसमें? 1916 वाले में। फिर ये 1936 का, ये अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी अधिवेशन का हुआ आपका लखनऊ में हुआ, और इसमें समाजवाद को मुख्य लक्ष्य बनाने पर जोर दिया गया। ठीक है, अब अपन ने ये 3 और 3 6 अधिवेशन टोटल देख लिए। अब अपन देखते हैं बाकी शहरों के, जैसे बनारस का अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, ये भी तो उत्तर प्रदेश में ही है। बनारस अधिवेशन कहाँ है? बनारस कहाँ है? पाकिस्तान थोड़ा है, उत्तर प्रदेश में है। तो बनारस में अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में, है ना, याद होगा नहीं सारी चीज़ें। और अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक साहब। इस तरीके से आपने ये भी लिख दिया। इसमें आप स्वदेशी आंदोलन वाली बात लिख सकते हो कि इसी अधिवेशन में इस वाले में स्वदेशी आंदोलन वाली बात लिख सकते हो कि स्वदेशी आंदोलन पर थोड़ा सा प्रयास किया गया। तो ये सारी बात लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, बस लेकिन आपने प्रयास किया, इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा लिखोगे, लिख नहीं पाओगे ना पूरा। तो अब आपकी इच्छा पे छोड़ दे रहा हूँ मैं। अगर आपके स्पीड तेज़ है तो आप लिख सकते हो, और स्पीड स्लो है तो जो लिख जाए वो बढ़िया है ना। ये आपकी इच्छा है, वो तो स्पीड के ऊपर है। मैं तो आपको लिखवा ही दे रहा हूँ कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन। सारा सब कुछ स्पीड के ऊपर है कि आप कितना लिख पाओगे, क्योंकि पेपर न छूट जाए। अगला देखो साहब, अगला जो अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ वो था कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन, और कानपुर में कौन सा अधिवेशन हुआ है पता है आपको? वो सगास है 1925 वाला। 1925 में हुआ है कानपुर में अधिवेशन। और क्या था इसमें, फेमस क्यों है? क्योंकि सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी है इसकी। ठीक है, अध्यक्ष कौन बनी है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू फेमस क्यों हुई? क्योंकि ये पहली ऐसी इंडियन फीमेल, पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो लिख देते हैं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। कानपुर वाला, कानपुर में अधिवेशन 1925 में हुआ। अध्यक्ष कौन बन गई? सरोजनी नायडू। और पहली भारतीय महिला कौन बन गई? यही सरोजनी नायडू, जो कानपुर के अधिवेशन में हो गई। अगला देखते हैं अपन लोग, जो अगला है वो है मेरठ अधिवेशन। मेरठ अधिवेशन ये आखिरी अधिवेशन है जो उत्तर प्रदेश में हुआ, और ये कब हुआ है आपका? 1946 में, 1946 में, आज़ादी से ठीक 1 साल पहले। और इसके अध्यक्ष कौन है? जे.बी. कृपलानी। कौन है अध्यक्ष इसके? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष हुए। और ये अपना आज़ादी के पहले आखिरी था, मतलब आज़ादी 1947 में हो गई है, और ये 1946 में हुआ है। तो लिख सकते हैं ना इसमें, आज़ादी के पूर्व अंतिम अधिवेशन, आज़ादी के पूर्व अंतिम अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है? जिसकी अध्यक्षता करी है स्वयं जे.बी. कृपलानी ने 1946 में। इस तरह से आपने काउंट किया तो 1 2 3 और ये 3 4 5 6
7, 8, 9। उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के। तो आप जब कंक्लूजन लिखो तो इसमें बता सकते हो यूपी में कुल 9 अधिवेशन कांग्रेस के संपन्न हुए। इस तरीके से आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। ये सवाल इस तरह से बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। सबसे पहले आपने देखा कि साहब कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापित हुई थी। प्रयागराज में हुए थे। 1888 में हुआ था अधिवेशन इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। फिर 1892 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। फिर 1910 में हुआ है, जिसके अध्यक्ष विलियम बेडन बर्न है। और ये तीनों अधिवेशन कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में। फिर लखनऊ के बारे में बात करी आपने, तो 1899 में सबसे पहले हुआ लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। और इसमें कांग्रेस का संविधान स्वीकार किया गया। फिर लखनऊ में आपने याद किया 1916 का बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता, नरम दल और गरम दल का विलय, इसी लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। फिर 1936 का अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे। इस पर समाजवाद पर मुख्य लक्ष्य बनाने का जोर दिया गया। फिर बनारस अधिवेशन है, जो 1905 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इसी बनारस अधिवेशन में 1905 में किया गया था। फिर कानपुर अधिवेशन आप देख रहे हो, कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। और ये प्रथम भारतीय महिला बनी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, सरोजनी नायडू मैडम, कानपुर अधिवेशन 1925 में। फिर मेरठ का अधिवेशन आज़ादी के पूर्व अंतिम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की। 1946 में अधिवेशन हुआ। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार कुल 9 अधिवेशन हुए साहब। इसे आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैप पे जरूर बना देना। मैप चाहे जैसा बनाओ बना देना भैया। उसमें लिख देना कि ये जब इलाहाबाद है, यहाँ पे 3 अधिवेशन हुए, लखनऊ यहाँ 3 अधिवेशन हुए, बनारस में ये हुआ। मैप पे सारे के सारे अधिवेशन लोकेट कर देना। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, और वो है बुंदेलखंड से रिलेटेड। बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जो महत्व है, बुंदेलखंड की संस्कृति। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बुंदेलखंड के ऊपर, उसके कल्चर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, तो आप यही आंसर घुसेड़ देना साहब। ठीक है, तो बुंदेलखंड वाला एरिया आप जानते ही हो। ये जो इस तरीके से जो मैप बनता है उत्तर प्रदेश का, मैप जरूर बना देना, उसमें बुंदेलखंड लोकेट कर देना। ठीक है, ये इस तरीके से जो ये उत्तर प्रदेश का जो मैप है, मैं देखो बना नहीं पाता, बहुत अच्छे से मैंने बना दिया है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये इस तरीके से जो पूरा हिस्सा, ये यहाँ से लेके ये पूरा एरिया आपका बुंदेलखंड का पड़ता है। ठीक है, मैप में आपको पता चल जाएगा। कुल 7 जिले आपके बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। बुंदेलखंड कोई अपने आप में जिला नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट थोड़ा नहीं है बुंदेलखंड। ये तो एक क्षेत्र है पूरा, जिसमें 7 जिले टोटल शामिल हैं। कौन से 7 जिले इसमें शामिल है? एक है जालौन, एक है हमीरपुर, जालौन है, हमीरपुर है। ठीक साहब, एक है आपका ललितपुर, एक है आपका झांसी, ये टोटल 7 हैं ऐसे। एक है आपका बांदा, एक है आपका महोबा, ये सारे के सारे ज़िले बुंदेलखंड में। एक आखिरी है आपका चित्रकूट। ये 7 ज़िले हैं जो पड़ते हैं आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। कौन कौन से? जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, बांदा, महुआ और चित्रकूट। अब आप कल्चर बता रहे हो साहब बुंदेलखंड का, तो आप बता सकते हो इस तरीके से कि इधर आप ऐसे लिख लो, बुंदेलखंड की संस्कृति, सभी कुछ बता दो आप, हर जो आपको फैक्ट पता है। तो देखो, मैं आपको कई तरीके से फ्रेमिंग बता चुका हूँ, आज एक नई आपको फ्रेमिंग बता रहा हूँ। ठीक है, नई फ्रेमिंग क्या होती है साहब? जैसे ऐसे वाली तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, दो करके लिख दो। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ऐसे लिखना चाहें यूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। और कल मैंने एक दोस्त की कॉपी देखी थी, उसने क्या किया था, ऐसे लिख दिया था, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ऐसे भी अच्छा लग रहा था, नया मतलब एक आइडिया आ रहा था। तो जैसे सबसे पहले यहाँ की संस्कृति के बारे में लिखोगे तो पता चलेगा कि जो है बोली बोली जाती है, बोली, वो कौन सी बोली जाती है? बुंदेली भाषा चलती है साहब। ठीक है, बोली कौन सी बोली जाती है? जो है बोली। ठीक है,
और यहाँ हर धर्म का व्यक्ति रहता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो अगला लिख सकते हो आप बहुधार्मिक समाज। बहुधार्मिक समाज मतलब सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग रह सकते हैं। ठीक साहब। अब देखो आप, अब आप नई नई चीज़ें लिख सकते हो, जैसे आला उदल का नाम आपने सुना होगा। आला उदल ये जो है बुंदेलखंड की संस्कृति से ही जुड़े हैं, क्योंकि ये बहुत वीर योद्धा रहे हैं, वीर योद्धा। तो वीर रस की जो कविताएं गाई जाती हैं उनमें आला उदल का जिक्र किया जाता है बुंदेलखंड में। तो ये बात भी अपन लिख सकते हैं यहाँ पर साहब के वीर रस युक्त, लिखो वीर रस युक्त आल्हा उदल के प्रसिद्ध लोकगीत। क्लियर है, ये भी आपने लिख दिया। तो ये भी एक नई फ्रेमिंग है जो आपको मिल रही है साहब। ठीक है, ये भी एक कल्चर है वहाँ का, ये भी आपने समझ लिया। और देखो एक चीज़ में आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन से साहब मंदिर बने हैं, वो भी तो वहाँ कल्चर ही है वहाँ का। तो कुछ 2-4 ऐसे पॉइंट्स लिख लेते हैं, टू द पॉइंट चीज़ें जो वहाँ पर देखने लायक है, टूरिस्ट जो है आते हैं। तो लिख सकते हैं अपन लोग कि साहब पर्यटन का प्रमुख केंद्र। 2-4 एग्जाम्पल देते हैं इसके अपन, जैसे एग्जाम्पल जो खजुराहो के टेम्पल हैं वो बुंदेलखंड में पड़ते हैं। खजुराहो मंदिर ये एक टूरिस्ट का बहुत बड़ा पॉइंट है, टूरिज्म यहाँ बहुत होता है। ऐसे यहाँ कालिंजर का किला है, कालिंजर का किला उसको कहते हैं अपन कालिंजर दुर्ग। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक बहुत फेमस टूरिज्म पॉइंट है, उसको कहते हैं काल भैरव का मंदिर, काल भैरव का मंदिर। ठीक है, ये भी लिख दिया अपन ने। ओके, तो ये प्रमुख अपन टूरिस्ट पॉइंट से जोड़ सकते हैं अपन बुंदेलखंड को। ठीक साहब। अगला देखो अपन, अगला और क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ अब देखो, अगर आपके पेज में इस तरीके से 4 जगह लिख दिया, एक आखिरी और बना लेते हैं अगर आपके पेज में जगह है तो। ठीक साहब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सही लगे। मतलब ये फ्रेमिंग तो अपने बिहाफ पे की जा सकती है। तो आप यहाँ इस तरीके से लिख लो, पेज भी बड़ा बड़ा लग रहा है और डाइवर्सिटी भी आ रही है। तो यहाँ आप अगला लिख सकते हो प्रसिद्ध नृत्य यहाँ के कौन से हैं। प्रसिद्ध नृत्य जो बुंदेलखंड में किए जाते हैं, कौन कौन से किए जाते हैं यहाँ पर आपको पता ही होगा। एक यहाँ ख्याल डांस किया जाता है, ख्याल नृत्य किया जाता है, और एक यहाँ राई नृत्य किया जाता है। राई ये यहाँ की लोकल डांस है जो बुंदेलखंड में होते हैं। कौन कौन से, ख्याल और राई। क्लियर है। देखो ये कितने 4 पॉइंट लिख गए, 5, 1 2 3 4 5, 2-4 पॉइंट और लिख लो, इतना ही बहुत होता है। 3 पॉइंट और लिख लेते हैं अपन इसी तरीके से। एक ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये भी अच्छा लग रहा है। 2 यहाँ आपने छोटे छोटे कर लिए, ये बीच वाला आपका थोड़ा बड़ा कर लिया साहब। देखो आपको एक मैं आप चीज़ बताऊं, आपने ऋग्वैदिक काल में आर्य पढ़े होंगे, आर्य। कुछ लोग आर्य होते थे और कुछ लोग आर्य नहीं भी होते थे। जो नहीं आर्य होंगे, जो आर्य नहीं होंगे वो उन्हें अनार्य कहेंगे। तो जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ पर आर्य और अनार्य दोनों रहते हैं। तो आर्य और अनार्य संस्कृति का मिश्रण है यहाँ पर बुंदेलखंड में, आर्य और अनार्य संस्कृति का मिश्रण। ये क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड में हो जाएगा। ये भी आपने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर धर्म भी होगा, कुछ कोई धर्म चलता है तो कुछ धर्म प्रधान क्षेत्र के नाम भी लिख सकते हो बुंदेलखंड के, कि जहाँ धर्म प्रधान एरिया के 2-4 एग्जाम्पल दे दो। जैसे धर्म प्रधान एरिया में जैसे ओरछा का राजा मंदिर, ओरछा का राम राजा मंदिर, ये बहुत फेमस है। ओरछा का राम राजा मंदिर जो धर्म यहाँ पर मतलब मंदिर वगैरह चलता है, पूजा पाठ चल रही है। अब तो ये वेडिंग कलेक्शन भी खूब हो रहा है, शादियाँ भी होती हैं ओरछा के मंदिर में खूब। ऐसा ही एक धर्म प्रधान क्षेत्र है सोनागिर। तो सोनागिर मैं कई बार गया हूँ, सोनागिर में जैन मंदिर है, हम लोग तो जाते रहते हैं यहाँ पे। सोनागिर जैन मंदिर ये भी साहब इधर ही है। नीलकंठ मंदिर है यहाँ पे बहुत फेमस, नीलकंठ मंदिर, तो ये भी यही है। तो आप कुछ धर्म प्रधान क्षेत्र के भी आपने नाम ले लिए साहब। अब चित्रकूट है ना, वहाँ पे कामदगिरी पर्वत है एक, कामदगिरी पर्वत।
तो ये बहुत फेमस है, जहाँ पर लोग जाते हैं, भगवान राम से जुड़ा हुआ स्थान है ये। भगवान राम की यहाँ पर जो रामायण आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर चित्रकूट बहुत प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। तो ये धर्म प्रधान क्षेत्र के भी आपने 2-4 बड़े बड़े एग्जाम्पल दे दिए। और लास्ट में आप यहाँ लिख सकते हैं साहब एक कोई आखिरी पॉइंट, जैसे अन्य जो पूजनीय साधु हैं, महात्मा हैं, या कोई जैसे जो भगवान तो नहीं कह सकते हम जिन्हें, या जैसे मतलब देवता कह सकते हो आप उन्हें, उनका नाम ले सकते हो, या आपके जो भी आपके जहन में आए वो बातें लिख सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा टेंशन है ही नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कई अपन लोग धर्म वर्म के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें लिख चुके हैं, तो आप एक नया पॉइंट दे दो। नया पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुंदेलखंड में कई सारे शासकों ने राज किया था, कई सारे वंश के राजा यहाँ पर राज किए हैं। तो प्रमुख शासक वंश जिन्होंने राज किया उनका नाम लिख दो, प्रमुख शासक वंश। तो कौन कौन यहाँ राज कर चुके हैं, तो यहाँ राज कर चुके हैं सब आपके गुप्त पीरियड के लोग, ठीक है। और यहाँ आपके राज कर चुके हैं चंदेल वंश के लोग, जिन्होंने ये आपका खजुराहो मंदिर वगैरह बनवाए थे। और यहाँ पर फिर मराठाओं का भी जो है, बाद में मराठाओं ने भी यहाँ पर बुंदेलखंड में कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से आपने प्रमुख शासक वंश बता दिया, गुप्त पीरियड, चंदेल पीरियड, मराठा पीरियड। तो आपका ये पेज भी भरा भरा लग रहा है और आपका काम भी हो गया बुंदेलखंड की संस्कृति का। और एंड में आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है, जेजाक भुक्ती। और ये उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की संयुक्त संस्कृति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि ये यूपी एमपी के बॉर्डर में पड़ता है ये पूरा एरिया। तो आप लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त संस्कृति का मिश्रण करता है, ऐसी बात लिख सकते हो आप। तो जेजाक भुक्ती इसका प्राचीन नाम है, ओके। और यूपी एमपी के बारे में आप बात लिख सकते हो, मैप में आप ये दिखा भी सकते हो पूरा का पूरा। जैसे मैंने ये मैप बनाया था, यही मैप में आप बना के ये वाला एरिया बुंदेलखंड क्षेत्र साहब, इसमें कुल 7 ज़िले हैं, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा और चित्रकूट। बोली यहाँ बुंदेली बोली जाती है, हर धर्म का यहाँ व्यक्ति रहता है। आला ऊदल के बारे में लोकगीत चलते हैं जो वीर रस से जुड़े हुए हैं। पर्यटन के घूमने के क्षेत्र कौन से, खजुराहो का मंदिर, कालिंजर का किला, काल भैरव के मंदिर। ख्याल और राई नाम के यहाँ 2 डांस, लोकल डांस बहुत फेमस है। आर्य और अनार्य दोनों ही संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। धर्म प्रधान पूरा एरिया है। ओरछा का राजा राम मंदिर हो, सौरागर का जैन मंदिर हो, नीलकंठ मंदिर हो, चित्रकूट का कामतगिरी पर्वत हो, सारा का सारा एरिया धर्म प्रधान है साहब, ठीक। यहाँ पर गुप्त वंश के शासक, चंदेल वंश के शासक, मराठा वंश के शासकों ने राज किया है। इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त संस्कृति का मिश्रण करता है। इस तरह से ये दोस्तों प्रश्न नंबर 29 बुंदेलखंड वाला भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब आपको मुझे एक चीज़ बतानी है, बहुत खुशी हो रही है कि यूपी का जो पहला यूनिट था, यूनिट 1, जो यूनिट 1 क्या था, इतिहास और संस्कृति, इतिहास और संस्कृति, वो आपका कंप्लीट हो गया। कल से आपकी यूनिट 2 शुरू होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इतिहास से जुड़े हुए और संस्कृति से जुड़े हुए कुछ वैल्यू एडिड मटेरियल होते हैं, वैल्यू एडिड मटेरियल। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे मान लो चंद्रशेखर आज़ाद है, या मोतीलाल नेहरू हैं, या ऐसे कोई व्यक्तित्व हैं जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप कुछ लिखिए या मोतीलाल नेहरू के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैं आपको वैल्यू एडिड मटेरियल दूंगा अपने ग्रुप में। बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग जुड़े होंगे उसमें। टेलीग्राम पर मैं आपको ये एक दिन में 2-2 करके दूंगा, व्यक्तित्व के बारे में या संस्कृति के बारे में। व्यक्तित्व के बारे में मतलब चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद सरस्वती, या कोई भी हैं, वो मेरे सारे लिखे हुए हैं। उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें समझाना क्या है। अब चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में 4 पॉइंट लिख के मैं दे दूंगा आपको, मेरे लिखे हुए नोट्स रेडी है, तो मैं आपको वहाँ फ़ोटो खींच के दे दूंगा साहब। तो उसको मैं आपको टेलीग्राम पर देता रहूँगा हर दिन में 2-3। कल अपन यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। स्माइल मारते हुए शुक्रिया।